नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज की जो पंचायत होने वाली है वो उस मुद्दे पर होने वाली है जिस मुद्दे से आप लगातार रूबरू हो रहे हैं। नोटों का पहाड़। ये कोई पहली घटना नहीं है जो आज सुबह से आप झारखंड में खबरें देख रहे होंगे, जहां नोटों का पहाड़ आपको दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नोटों का पहाड़ आप ओडिशा से भी देख चुके हैं, धीरज साहू के यहां। पार्थ चटर्जी तो आपको याद होंगे ही, पश्चिम बंगाल वाले, जहां पर नोटों का पहाड़ मिला था। तो ये नोटों का पहाड़ मिल रहा है। कई बार जब नेता फंस जाते हैं तो अदालत में कहते हैं मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां है, जो हमने घोटाला किया अगर किया तो वो पैसा कहां है। इसी को मनी ट्रेल कहते हैं। तो आप जरा देखिए कि मनी ट्रेल कहां कहां जाकर मिलता है। झारखंड की सरकार, उसमें एक मंत्री, उस मंत्री के सचिव, उनके यहां भी नोटों का पहाड़ नहीं मिला है। सचिव के नौकर के यहां नोटों का पहाड़ मिला है ईडी के रेड में। तो मनी ट्रेल कहां कहां जाता है, ये नोटों का पहाड़ कहां जाकर बनता है, इसका अपने आप में एक नमूना है। आमतौर पर हम कहते हैं कि भारत विकास तो कर रहा है, अर्थव्यवस्था बड़ी होती जा रही है, लेकिन जब बात प्रति व्यक्ति आय की होती है तो उसमें उतनी ज्यादा प्रगति हमें क्यों नहीं देखने को मिलती। तो जब सिस्टम में जुड़े लोगों के यहां इस तरह के नोटों के पहाड़ बनेंगे, सरकारी पैसे का इस तरह से दुरुपयोग होगा, जाहिर सी बात है किसी न किसी सरकारी फंड का ये पैसा होगा, तो कहां से पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी। और ये भारत में जो भ्रष्टाचार है, जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार भारत को दीमक की तरह चाट रहा है, ये उसी का एक नमूना है कि मंत्री के सचिव के नौकर के यहां ये नोटों का पहाड़ मिला है झारखंड में। लेकिन एक संकल्प होती, और वो संकल्प है कि भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई लगातार जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया था कि भ्रष्टाचार जो है वो उनके एजेंडे में है, और हर जनसभा में भी आजकल भ्रष्टाचार का वो जिक्र कर ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार को तो छोड़ेंगे नहीं। और लोगों से पूछते भी हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो लोगों का जवाब आता है कहां होनी चाहिए। और जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो एक घिसा पिटा सा रिएक्शन भी आता है कि नहीं, ये तो हमसे सीधा जुड़ा हुआ नहीं था। एक नौकर के यहाँ 30 करोड़ मिल चुके हैं और पता नहीं और कितने मिलेंगे, और उसके बाद उनसे जुड़े लोग कहते नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं, वो नौकर कहाँ से लाया वो पैसा। तो ये बड़े सवाल हैं, लेकिन इन सवालों पर जाहिर सी बात है कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हम अपनी पंचायत में तो अपने पंचों के साथ इस मुद्दे की छानबीन करेंगे ही, लेकिन पहले जरा देख लीजिए कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं, उसके बाद अपने आज के मेहमानों से हम जुड़ेंगे। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताइए। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग के विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है, और मेरा पीएस है, और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। 6-7 महीने पहले वीरेंद्र राम के यहाँ रेड में थी, इंजीनियर के यहाँ, उसके यहाँ एक डायरी पकड़ाई, उसमें कई विधायकों का नाम था और मंत्री आलमगीर आलम और उसके सचिव का नाम था
था कि ये सभी टेंडर मैनेज कर रहे हैं और उसी के सिलसिले में मुझे लगता है कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की। ये तो होना ही था, चलिए चलता है। तो जब मुख्यमंत्री जेल में तुम क्या बोल, निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतना करोड़ रुपया मिल रहा है, इसका मतलब ही है कि और कई एक धन कुबेर ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं। अगर सबके घर ये छापा मारेंगे, मंत्री के, उन नेताओं के जो एनडीए अलायंस के नेता है, जो बार बार जीत भर के मोदी जी को जो गाली देते हैं, तो उनके घर में जब ईडी घुसेगी तो देखेंगे और भी नोट कैसे हम मारेंगे। लूट की छूट किसने दिया? सारे लुटेरे तो देश से फरार हो गए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोते रह गए। तो जिस लूट की बात कर रहे हैं, तो आज ये जितने लुटेरे फरार हैं उसको क्यों नहीं पकड़ पाए? राजनीतिक बयान तो आपने सुन लिए, और इसमें जो इन बयानों में दूसरे नंबर का बयान था प्रधानमंत्री के बयान के ठीक बाद, वो बयान आलमगीर आलम जी का है, जो कि मंत्री हैं झारखंड सरकार में। उन्हीं का वो बयान था। उस बयान से आप कितने कन्विंस हो रहे हैं, आप इसका फैसला आप कीजिए। हमने कोशिश की थी कि विपक्ष के और नेताओं की प्रतिक्रिया आपको सुनवाएं, लेकिन इस मामले पर लगता है बहुत ज्यादा विपक्ष के नेता प्रतिक्रिया दे नहीं रहे हैं। बहरहाल हम आज पंचायत इसी पर करेंगे कि जो भ्रष्टाचार पर यह कार्रवाई जारी है, क्या देश की जनता, जो प्रधानमंत्री सीधे पूछ रहे थे, आपने सुना अभी प्रधानमंत्री को, देश की जनता इस मूड में आ गई है क्या कि भ्रष्टाचार पर ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहनी ही चाहिए? इसी पर आज पंचायत करेंगे। और आज के पंचायत में खास मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत सर। और साथ में धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी आपका। और हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए कमाल खान जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, बहुत बहुत स्वागत कमाल खान साहब। और हमारे साथ आगे चलकर जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता भी, कोशिश करेंगे उनको भी जोड़ने की, लेकिन फिलहाल अपने इस पंचायत की शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले मैं कमाल खान साहब के पास ही जाऊंगा। कमाल खान जी, प्रायः ये कहा जाता है, जिसका मैंने जिक्र भी किया, कि जब कभी नेता के ऊपर कार्रवाई होती है तो अदालत में कहते हैं कि मनी ट्रेल कहाँ है, मनी कहाँ गया। अगर हमने, ठीक है, आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने घोटाला किया, लेकिन वो पैसा कहाँ है, पैसा गया कहाँ? पैसा जब एक मंत्री के, सचिव के यहां भी नहीं बल्कि नौकर के यहां मिलेगा, तो ये जो मनी ट्रेल है, फिर तो इसको यही लगता है कि ये पता नहीं और कितना अंदर जा हो सकता है कल को उस नौकर के किसी रिश्तेदार के यहां जाकर के पैसा मिले। ऐसे में भ्रष्टाचार के ऊपर जब ऐसी कार्रवाई होगी तो क्या आलमगीर आलम जी जो कह रहे हैं मंत्री जी, उतना कहना काफी है और उनकी जिम्मेदारी खत्म? देखिए सर, आज जितने भी हमारे स्टूडियो में बैठे हुए भाई हैं, सबों का जोहार है, सलाम है। आपको भी जोहार। और बहुत अच्छा लगता है सर जब ईडी कार्रवाई करती है जी और भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है तो बहुत खुशी होता है। लेकिन ईडी का जब दो तरह का चेहरा सामने आता है, जब उन्हीं के सरकार, जब आदरणीय प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हजारों करोड़ के घोटालेबाज अशोक चौहान है, और दूसरे दिन जब वो ज्वाइन करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये अफसोस की बात है सर। तो इस तरह से भ्रष्टाचार को तो आप नहीं खत्म कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के लिए आपका मिजाज भी साफ सुथरा होनी चाहिए। आप जो है एक चेहरे देख करके अगर छापे मारते हैं, आप, ठीक है, आप पीए के मंत्री के पीए के घर पर छापे मारे, तो इससे यह साबित थोड़ी होता है कि मंत्री कसूरवार है। मंत्री के घर में आप छापे मारिए, अगर वो मंत्री के पीए के घर में छापे मारिए या उनके परिवार के घर में छापे मारिए, ये आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये आप ढिंढोरा नहीं पीट सकते हैं कि जो है पार्टी का नेता जो है गलत है। आप ये बताने के लिए काफी है कि जब आप देश में आए तो आपने बोला कि भ्रष्टाचार मैं मुक्त देश दूंगा और मैं काला धन लाऊंगा।
ये देश की जनता पूछनी चाहती है कि आप भ्रष्टाचार क्या मुक्त दे दिए? आपके जितने रिश्तेदार थे, जो भी मोहल चौकसी के तौर पर थे, ललित मोदी के तौर पर थे, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कहते हैं कि हम धर के ला रहे हैं। आपसे जनता ये पूछना चाह रही है कि भ्रष्टाचारियों को क्यों नहीं लाए? ये गंभीर सवाल है। ठीक है, ये सवाल मैं लेकर जाता हूं धनंजय गिरी जी के पास, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है तो सीधा ये सवाल धनंजय गिरी से ही करता हूं, वही उसका जवाब देंगे। धनंजय गिरी जी, इनका कहना है कि देखिए, एक बात तो इनकी माननी पड़ेगी कि ये कहते हैं कि ईडी की कार्रवाई का ये स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी बातों के जरिए ये कह रहे हैं कि क्या ये कार्रवाई भी सिलेक्टिव है क्या? लालचंद जी, इंडी गठबंधन का हाल वो है, बिहार में कहावत है कि तुहू लूटा हमू लूटी, लूटे के आजादी बा। आलमगीर आलम क्या लूट का आलम देखिए कि उनके पीए के नौकर के चाकर के यहाँ पता नहीं 33 करोड़ मिल रहा, किसी मुंडा के यहाँ 3 करोड़ मिल रहा है। ये संपत्ति, ये संपदा कितनी जमा की गई है। कहा गया है कि लंका में जो छोटा था वो 52 हाथ का था, तो नौकर के चाकर के यहाँ भी अगर करोड़ों करोड़ मिल रहे हैं तो कितनी अकूत संपदा की लूट हुई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। रत्नगर्भा झारखंड की भूमि जहाँ रत्नों की खान है, और क्यों वो बेनूर और बेरंग है, उसका प्रमाण है इंडी गठबंधन में जो लूट मची हुई है, और कांग्रेस के कल्चर के वल्चर जो निकले हैं, और कांग्रेस करप्शन का पर्याय हो गई, इसीलिए इस देश की जनता के लिए अस्वीकार्य हो गई। दूसरी बात, उन्होंने एक बात मोटे तौर पे एक्सेप्ट कर ली कि हाँ हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, ये उन्होंने मोटे तौर पे माना। उनका एक सिर्फ मतलब ये था कि आप उनको क्यों ले रहे हैं भाई, तो आप ये बोर्ड लगा दीजिए कि हमारे यहाँ अमुक अमुक भ्रष्टाचारी है, इनको कृपया न ले। हमने भ्रष्टाचारियों की इतनी लंबी जीत जमा ये सफाई आप अजीत पवार वाले मामले पर दे रहे हैं ना? मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीपी करप्ट पार्टी है, तो एनसीपी 2 घड़ों में बट गई। अब तो ये जांच चल रही है डिपार्टमेंटल की भाई किस एनसीपी ने घोटाला किया, एनसीपी के किस विंग ने घोटाला किया, ये तो जांच करने की बात है। दूसरा, आप अशोक चौहान की बात कर रहे थे। अगर आपका इंडी अलायंस की बैठक हो रही है और अशोक चौहान उस बैठक को कोऑर्डिनेटर है, तो बड़ा पाक साफ है, और जब 2 दिन बाद हमारी तरफ चले आते हैं तो उन पर सारे भ्रष्टाचार के दाग दिखते हैं। तो आपका जो चाल चरित्र और चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। आपके यहाँ पार्थों के पड़ा हुआ आपके पास जो अकूत संपदा दिखाई देती है, चाहे धीरज के पास दिखाई देती है, चाहे आपके अलग अलग लोग अलग अलग नाम लेकर के सामने चले आते हैं, लेकिन इंडी के करप्शन के विभिन्न चेहरे हैं। करोड़ों अरबों खरबों में मशीनें हाँफ जा रही हैं, थक जा रही हैं, लेकिन इस देश की जनता की आंखें फटी की फटी रह जा रही है कि क्या कांग्रेस कल्चर कहां से कहां चला गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। लोकेश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में भी बात रखते हैं। लोकेश जी, अभी कमाल खान जी ने बड़ा स्वागत किया ईडी की जांच का, क्या इसकी वजह यह भी है क्या कि आलमगीर आलम जो है वो कांग्रेस के कोटे के मंत्री हैं और उनके यहाँ, उनके सचिव के नौकर के यहाँ ईडी की ये बरामदगी हुई है, इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई जवाब कांग्रेस दे। तो आप कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई देना चाहेंगे? आलमगीर आलम की सफाई काफी है? लालचंद जी, ये कोरिलेशन जो बनाया जा रहा है, इससे मुझे आपत्ति है। अब अगर हम कर्नाटक की बात कर लें, उसमें प्रज्वल रेवन्ना जी ने जो कांड किया, वो पूरे देश में शर्मसार, पूरे देश की समाज और राजनीति को शर्मसार कर दिया। लेकिन क्या ये सही होगा कि उस एक कारनामे से पूरी पार्टी को उसका कसूरवार ठहराया जाए? किसी एक व्यक्ति की करतूत में यही तो स्टैंडर्ड आप लोगों को मिलकर तय करना है भाई, कि ऐसे एक मामले से पूरा तय करेंगे कि नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि जब हमारी बारी आई तो तय कर लिए, लेकिन जब हमारे ऊपर आया तो हमने नकार दिया कि नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं रहे। देखिए, ईडी अपना कार्य करे, अवश्य करे। कोई भी व्यक्ति जो इस देश का कानून तोड़ता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रत्येक जनमानस के लिए उसके अधिकार का विषय है कि जब एक गुनहगार पर कार्रवाई होती है तो वह व्यक्ति जो एक साफ छवि के साथ जीता है उसके साथ न्याय होता है। और ऐसी हर कार्रवाई का मैं समर्थन करता हूं। ठीक,
लेकिन बात है। मैं इसकी भी निंदा करूंगा कि अगर कोई केवल सत्ता पक्ष से है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती, तो इसकी भी मैं घोर निंदा करता हूं। ठीक है, ठीक है, कतई समर्थन नहीं करूंगा। आपके इस पॉइंट से बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है कि भाई जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ हो वहां कार्रवाई होनी चाहिए। मैं लौटता हूं आपके पास। अवधेश जी, मुझे तो लगता है अवधेश सर कि जिस तरह नोटों का पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, मेरी तरह कहीं आप भी तो नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ मौका मिल ऐसा कोई जॉब मिल जाए और इस तरह का कहीं पर कुछ जो है, भाई कोई भी सोच सकता है कि जब इस तरह से नोटों का पहाड़ एक मंत्री के सचिव के नौकर के यहां मिल रहा है, तो आप क्या कहें इस पर, बताइए। देखिए, हमको तो उस नौकर की भी नौकरी मिल जाए, हमारे पास तो एक मैं वही सोच रहा था कि आप शायद इस बारे में सोच रहे हैं। आपको भी मैं उसी श्रेणी में मानता हूं। बिल्कुल, हम लोग तो 1 करोड़ रुपया तो है नहीं जीवन में जो है, तो कुछ करोड़ मिल जाएगा तो कुछ दिन शांति से काम कर सकते। झारखंड में ही जाके बसने की जरूरत है, ये भी लग रहा है। झारखंड से जगह जगह इतने मिल रहे हैं और आसानी से हो जा रहे हैं। बाकी जगह थोड़ा कष्ट भी है। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि धनंजय जी ने जो रत्नगर्भा झारखंड कहा, वो रत्नगर्भा ही झारखंड के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। रत्नगर्भा हो या नहीं है, नगद गर्भा तो अभी नगद गर्भा तो है, नगद गर्भा तो है। वो जहां जाइए वहीं नौकर के यहाँ, नौकर के फिर उनके मालिक के यहाँ, सब जगह मिल रही है। और मतलब देख के हैरत में। अभी देखिए, कुछ सवाल उठाए गए हैं जी, 2-4 चीजें मैं यहाँ बोल करके फिर इस पर आऊंगा। बिल्कुल। देखिए, ईडी ने जो है 10 सालों में 5155 जो है PMLA का केस दर्ज किया है। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 1797 हुआ था, तो करीब करीब 3 गुना हुआ। हाँ, करीब करीब 3 गुना हुआ, मतलब 3 टाइम्स हो गए। अच्छा, उसमें जो है उस समय 63 अभी तक जो है पहला पनिशमेंट जो हुआ वो नरेंद्र मोदी सरकार के आने के कार्यकाल में हुआ है। बाकी उस साल 10 साल में एक पनिशमेंट नहीं हुआ था। अच्छा, ये फैक्ट है। 63% को पनिशमेंट हो गया है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ईडी ने 7264 जो है ना सर्च, जिसको बोलते हैं छापेमारी, आपने किया है, जबकि उस समय टोटल जो है 84 हुआ था। अब आप समझते 86 84 और कहां 7200 कुछ बता रहे हैं। 7264 755 लोग अरेस्ट हुए हैं इस कार्यकाल में और 1,21,668 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है जी। जबकि उस कार्यकाल में केवल 29 लोग अरेस्ट हुए थे और 5,086.43 करोड़ की केवल जो है जब्ती हुई थी। तो आप देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो कम से कम 20 गुना ज्यादा तो जब्ती हो गई है। जी जी जी। उसी प्रकार से आप गणना करेंगे तो करीब करीब मुझे लगता है कि 30 गुना से ज्यादा करीब अरेस्टिंग हो गई है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जब ज्यादा छापेमारी होगी, ज्यादा अरेस्टिंग होगी, तो ज्यादा लोग पकड़ में आएंगे। आप दूसरे की आलोचना कर सकते हैं कि भैया फलाने को बीजेपी ने कहा आज उनकी पार्टी में है, मैं उसका उत्तर देने के लिए नहीं बैठा हूं। उसके लिए है धनंजय गिरि जी आंसर नहीं, उसका जिन लोगों के यहाँ छापेमारी पड़ रही है वो नगद जो दिख रहा है, क्या वो झूठ है? क्या वो नगद ईमानदारी से कमाए गए पैसे से रखे हुए हैं? क्या जो लोग अभी अरेस्ट हैं, अंदर गए हैं, उनको जनता नहीं मानती है कि ये भ्रष्टाचारी हैं? इनको शर्म नहीं आती है कि ऐसे तर्क देते हैं? अगर विपक्ष के लोग टीवी पर बैठते हैं तो पहले तो ये पंक्ति बोले ना कि जो भी हो, मेरा सर कम से कम शर्म से झुक गया है कि हमारी पार्टी, हमारे साथ ऐसे लोग हैं, इनको हम नकारते हैं। उसके बाद अब बीजेपी की आलोचना करिए। लेकिन इसके जवाब देने की बजाय अजीत पवार पर चले जाएंगे। भाई अजीत पवार जब तक इनके साथ थे, आज भी इनके साथ होते तो कितने लोग उन पर क्वेश्चन उठा रहे होते, बचाव कर रहे होते। तो यही बात है ना कि अगर वो दूसरी ओर चला गया तो आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये साधारण विषय है कि एक नौकर के यहां से इतने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नौकर के यहां से मिल गया। भैया हमको तो हमारा तो समझिए कि हम जिसके साथ साथ काम करते होंगे थोड़ा बहुत, उसके घर में भी छापे मारने से बहुत सारे पैसे नहीं मिलेंगे। तो नौकर के यहां मिल रहा है, क्या नौकर ने कमाया है? नौकर ही बताएगा। और पश्चिम बंगाल में जिस पार्था चटर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो एक महिला नेत्री के यहाँ छापा मारी हुई थी। पार्था चटर्जी के घर में नहीं था वो, बिल्कुल, जहां से नोटों के बंडल थे। उनकी महिला मित्र थी, कोई महिला मित्र थी। और जो शौचालय बना हुआ था उसमें इस प्रकार से निर्माण था कि नोटों के बंडल रखे जाए, वो बजाबता कैश के सारे रखे गए थे, बड़ी प्लानिंग के साथ। क्या नेता घर में अपने पैसा रखेंगे? जो बता रहे हैं कि नेता के घर में छापा मारो, तो नेता क्या घर में पैसे रखते हैं? अब तो बताएगा ना कि वो पैसे कहाँ के हैं, बिल्कुल जवाब तो देना पड़ेगा ना कि पैसे कहाँ के हैं जी। आप
झारखंड जैसे एक गरीब प्रदेश में राजनीति करने वालों ने झारखंड को इस ढंग से लूटा है वहां, और जब कार्रवाई होती है तो उस पर आप पॉलिटिकल बयान देते हैं। और पॉलिटिकल बयान के साथ साथ कई बार अपने क्लास का कार्ड भी खेला जाता है। मैं आऊंगा उस पर, आपके पास भी आऊंगा, तमाम अपने पंचों के पास, अपने खास मेहमानों के पास आऊंगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर इस पंचायत को जारी रखेंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज 5 की पंचायत में हम बात कर रहे हैं कि ये जो नोटों का अंबार निकल रहा है, ये नोटों का अंबार आखिर किसका है और क्या इसको निकालने का सिलसिला जारी रहना चाहिए कि नहीं जारी रहना चाहिए। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं कमाल खान जी का रुख करता हूं। कमाल खान जी, मुझे याद है जब भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद विधानसभा के सत्र में उनको भाग लेने के लिए कोर्ट से स्पेशल परमिशन मिला। जब वो विधानसभा में बोले तो उस मौके का उन्होंने इस्तेमाल इस बात के लिए किया कि देखो जी, हमारे ऊपर तो ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि मैं इस वर्ग का हूं। अब मुझे बताइए कि जिनके यहां से ये 30 करोड़ 35 करोड़ अभी निकले हैं, वो भी किसी न किसी वर्ग के होंगे। पार्था चटर्जी की महिला मित्र के यहां अगर वो नोटों का अंबार मिला, वो भी किसी न किसी वर्ग से ही हैं। हम सब किसी न किसी वर्ग से हैं। धीरज साहू के यहां 350 करोड़ से ज्यादा का मिला, वो भी किसी न किसी वर्ग से हैं। तो ये जो चीजें कह दी जाती हैं कि हमें तो प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि हम फला वर्ग से हैं, बताइए कि कैसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो जब कोई ना कोई किसी न किसी वर्ग का ही निकलेगा। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी का एक साजिश है कि अगर कोई पत्रकारिता जगत में बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करता है और अगर हमारे खिलाफ करता है तो उसको उठाओ और जेल में डाल दो। जैसे हाथरस का घटना हुआ था, उसमें सदीक कप्पन गए थे रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन पता चला कि जब ये बीजेपी के खिलाफ ये सारा रिपोर्ट जा रहा है तो उसको जो है अपने इसमें जोड़ करके उसको 28 महीने तक जेल में डाल दिया गया। अभी संदेश खाली से लाइव रिपोर्टिंग करते हुए पत्रकार को उठा लिया था पुलिस ने। यूपी में जो ये घटना हुआ, कोरोना काल में हाथरस का रिपोर्टिंग करने गया था वो सदीक कप्पन, जो साउथ का पत्रकार था, उसको 28 महीने तक जेल में रखा। और उसी में जब कोई बलात्कारी पकड़ाता है जिस पर पॉक्सो का एक्ट लगता है, उस पर पुलिस नहीं जाती है। नोट पर कुछ बोल दीजिए ना, जो नोट बरामद हो रहे हैं। अरे भाई, नोट बरामद तो आपके यहाँ जगन्नाथ रेड्डी जी के यहाँ भी हुआ, नवीन जिंदल के यहाँ हुआ, अशोक चौहान जी के हुआ, अजित पवार जी के हुआ, नारायण हुआ है राणा क्या? जी के हुआ, प्रफुल्ल पटेल जी के कहाँ हुआ भाई? हमको तो नहीं मालूम है। जो नाम अशोक चौहान जी का बार बार नाम ले रहे हैं, मैं बता दूं, अशोक चौहान जी को न्यायिक प्रक्रिया में आदर्श घोटाला जो लगा था उनके ऊपर, आदर्श सोसाइटी घोटाला, अशोक चौहान जी को वहां से क्लीन चिट मिली है। लेकिन जितने नाम इन्होंने लिए हैं वो सब, सुनिए, मैं उसको क्लीन चिट नहीं देता हूं,
लेकिन टेलीविजन पर आप बताइए इनके यहाँ कब छापामारी में नोट मिला है? अजीत पवार को बोलते हैं कि इनके पास 70,000 का घोटाला है। अरे भाई नोट कब मिला है? आपने कहा इनके यहाँ से ईडी के छापामारी में नोट मिला है। ये उधर मत भागिए, आप बता दिए कि टेलीविजन चैनल पर आप बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय चैनल पर, ठीक है, है, कह रहे हैं कि इनके यहाँ छापामारी में नोट मिला है। देखिए इनमें से देखिए इन पर आरोप है, आप आरोप लगाइए, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, उसमें आप ये मत कहिए कि नोट मिला है, आप कहिए इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है और नोट मिला। नहीं, ईडी के किसी भी कार्रवाई का हम लोग जो है उसका उसके खिलाफ नहीं जाते हैं। आप कीजिए, ठीक है, भ्रष्टाचार कैसे आप मुक्त देश को दीजिएगा, लेकिन ये दोहरा चरित्र जब आप शुभेंदु अधिकारी के यहाँ जब आप छापा मारते हैं, ईडी का नोटिस जाता है, दूसरे दिन जब वो ज्वाइन करता है तो आपके यहाँ कोई नहीं होता है। जब यहाँ आपके भानु प्रताप शाही के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, वहां नोटिस लगता है, जब वो ईडी जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ईडी खामोश हो जाती है। ये चरित्र जो है खराब बात है। ये आप ये जो बात कह रहे हैं इसका कोई ठोस आधार, कोई ठोस प्रमाण, या फिर एक जो नैरेटिव है उसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि भाई ईडी कार्रवाई करती है और लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं? आप अमित शाह का सुनिए, आप जो है केरल के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे रेड्डी जी, हाँ, तो उनको हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था? उनसे पूछा जाए, उनको भ्रष्टाचारी का क्यों हटाया गया? फिर बाद में पार्टी में ज्वाइन किए। आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप जनार्दन रेड्डी की शायद बात कर रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। येदियुरप्पा का बात कर रहा हूं। केरल कहां का? जो येदियुरप्पा जो मुख्यमंत्री हुआ वही मैं कह रहा हूँ, केरल नहीं, कर्नाटक। तो उनको अमित शाह ने क्यों हटाया था? उनसे पूछा जाए, उनसे सवाल किया जाए, उन पर भ्रष्टाचारी का आरोप लगा था। ठीक है, और फिर आप पार्टी में ज्वाइन करते हैं, ये क्या आपकी मजबूरी हुई? ठीक, धनंजय जी के पास चलता हूं। धनंजय जी से मुझे जवाब लेने दीजिए। धनंजय जी, ये आरोप बड़ा ही आम है, हालांकि मैंने ये कहा कि भाई देखिए कंक्रीट कोई बात हो तो जरूर रखिए। ये आरोप लेकिन विपक्ष की तरफ से बड़ा आम है कि भाई ईडी उन लोगों के ऊपर जब कार्रवाई करती है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, फिर ईडी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई को धीमी कर देती है या शांत कर देती है। धनंजय जी, लालचंद कमाल खान कोई कमाल की बात तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस पार्टी के नेता है उस पार्टी के सरबराह, उस पार्टी के मुखिया ने खान का ही माल खाया करके जेल गए हुए हैं। तो कमाल खान को पता है कि खान का माल खा के उनके जो मुखिया भीतर गए हुए हैं, तो उनके यहाँ तो स्वाभाविक है। और लास्ट में एक विक्टिम कार्ड खेलना है कि मैं इस कारण से, मैं उस कारण से। उसका जिक्र किया मैंने। इस देश के काम आवाम को आप लूटें और पकड़े जाने पर आप अपना की मोरे माल को कूटें और अपने तमाम लोगों में बांटें। आपके नौकर के, चाकर के, ड्राइवर के, इसके उसके तमाम जगहों पर पैसा मिले, और बाद में आप कहें कि मैं फलाना ढिमकाना हूं, इसलिए इस तरह की बात की जा रही है। दूसरी बात वो कह रहे थे कि आपके यहाँ से कोई पार्टी से किसी पद से हटाए गए और आए। जब भी किसी पर कोई आरोप लगता है तो भारतीय जनता पार्टी उस स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करती है कि जब तक वो दोष मुक्त नहीं हो जाता है उसको तमाम गतिविधियों से रोक दिया जाता है। जब उन्हें एक प्रक्रिया से दोष मुक्त होकर के आ जाता है तो फिर उसे पार्टी गतिविधियों में शामिल कर लिया जाता है। बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन चूंकि उनके यहाँ वो पार्टी क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। पिताजी के बाद बेटा, बेटा के बाद उनका बेटा, उनकी पत्नी, जैसे बिहार में चल रहा है, जैसे झारखंड में चल रहा है, तो ये एक प्राइवेट, और 5 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी में भी चल रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी के ऊपर आरोप है भी तो उसके शुद्ध होकर निकलने के बाद ही आप लेते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, जब तक उस पर कानूनी प्रक्रिया चलते रहती है, कानून से जब वो बरी होकर गए थे, अशोक चौहान है, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा है, उनको सीबीआई ने 2013 में ही केस बंद कर दिया। तो जब वो दोष मुक्त हो गए, आरोप मुक्त हो गए, तब हमारे पास उनको आ गए, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया। ठीक, लौटता हूं। लोकेश जिंदल जी, मुझे कांग्रेस के नेता विवेक तनख्वाह का एक बयान याद है, और यह बयान उन्होंने कब दिया जानते हैं? जब अशोक चौहान जी ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। उन्होंने, विवेक तनख्वाह जी ने बयान दिया कि ये जो हम ये कह करके निकल लेते हैं ना कि ईडी के डर से हमारी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, अशोक चौहान जैसे कद्दावर नेता के बारे में सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा, हमें आत्ममंथन करना होगा। यह शब्द था विवेक तनख्वाह का। मुझे ये बताइए, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी बताइए कि क्या जब कभी इस तरह की कार्रवाई होती है या नेता एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में जाते हैं, क्या इतना कहना काफी होता है क्या कि भाई ईडी के डर से चले गए और जो हमारे साथ हैं वो बड़े हिम्मत वाले हैं इसीलिए नहीं जा रहे? लालचंद जी, जैसा विवेक तनखा जी ने कहा था उसमें सच्चाई है।
लेकिन ये भी सच्चाई है, एक समय में आकर व्यक्ति को अपना परिवार और अपना स्वयं का जो जीवन है और अपनी जिम्मेदारियां हैं, इसका भी भय सताता है, अवश्य सताता है। अगर मैं बात करता हूं राजनीति की, समाज के अंदर वह व्यक्ति राजनीति तभी कर सकता है जब वह समाज का एक हिस्सा रह पाए। वर्तमान में अगर हम राज्य सरकार की बात करते हैं, राज्य सरकार के पास बहुत ताकत है। वो किसी भी व्यक्ति को समाज से चाहे तो तोड़ सकती है और समाज से चाहे तो जोड़ सकती है। जब ऐसी कार्रवाई होती है और किसी को जेल में डाल दिया जाता है, उस व्यक्ति को समाज से तोड़ दिया जाता है। एक छोटा सा सबमिशन, अगर सरकारों के पास ऐसी ताकत है, पहले भी रही होगी, और अगर ऐसी ताकत है तो राज्य सरकारों के पास भी ताकत है। राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं या नहीं है? बिल्कुल है। और जब भी सरकार इस ताकत का दुरुपयोग करती है, उसे हम तानाशाह कहते हैं। और इस तानाशाही का विपरीत ही लोकतंत्र है। तो अगर मैं लोकतंत्र की बात करता हूं, लोकतंत्र में तानाशाही का विरोध करना एक अहम मुद्दा है और हमेशा एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी रहती है। ठीक है, आपको लगता है कि ये दुरुपयोग का मामला इन दिनों बढ़ा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ईडी एजेंसीज कार्रवाई करती है, इसमें एक राजनीतिक संदर्भ दिखता है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, तमाम लोगों के पास आऊंगा, अवधेश जी से जाकर के जरूर इस मुद्दे पर बात करूंगा कि ये जो क्लास का कार्ड खेल दिया जाता है, क्या इससे जनता पर असर पड़ता है? इस पहलू पर अवधेश जी से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटकर मैं अवधेश जी के पास भी आऊंगा और बाकी तमाम मेहमानों के पास भी जाऊंगा। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, मैं सीधे रुख करता हूं अवधेश जी का। अवधेश जी, आप एक बात देख लें कि जब कभी भी इस तरह की कार्रवाई होती है, दो चीजें एक साथ चलती हैं। एक जो कानूनी कार्रवाई अदालत में चल रही होती है वो तो चलती ही है, राजनीति के मैदान में एक अलग नैरेटिव लेकर के चला जाता है। चाहे अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई हुई हो, हेमंत सोरेन का मैंने जिक्र किया ही, और भी जहां कहीं भी कार्रवाई होती है। आज प्रधानमंत्री जिस तरह से, अभी जो हम प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया दिखा रहे थे, वो आज की बिल्कुल ताज़ा प्रतिक्रिया है। सीधा वो जनता से संवाद करते हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन जैसे लोग, चाहे विधानसभा से बोलें या कहीं से बोलें, या अरविंद केजरीवाल की पार्टी लोगों के बीच जाकर के बोले, वो भी अपने लोगों से संवाद कर रहे होते हैं। सवाल ये उठता है कि इस संवाद में भ्रष्टाचार इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ आपको दिख रहा है, और किसका संवाद ज्यादा कन्विंसिंग है लोगों के बीच में? देखिए, ये तो जो घटनाएं हैं उससे पता चल रहा है। इस चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, वो दोनों तरफ से है। सरकार ने, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी लूटी हुई संपत्ति को वापस लाने की हमको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लोगों ने कहा करना चाहिए। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो हम कार्रवाई जारी रखेंगे, और उन्होंने पहले भी बोला है, बार बार बोला है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये रुकेगी नहीं। तो ये जनता के सामने है। दूसरी जनता
जनता के सामने जो दृश्य है कि जो लोग भी कोई अरेस्ट होता है तो गांधी जी की उसके खिलाफ जब पूछताछ के लिए होता है तो गांधी जी के राजघाट पर जाके प्रणाम करके और बाहर भगत सिंह की तस्वीर निकाल करके हीरो बनते हुए जाता है, अंदर अरेस्ट हो जाता है कोई जो है। तो ये जो स्थिति बन रही है, अरेस्ट होने के बाद कहता है जेल का जवाब वोट से नहीं, जेल का जवाब वोट से तो फिर आ गया है। तो वही कह रहा हूं, अब ये तो इस चुनाव में बहुत सारे फैसले होने हैं, लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि जैसे हेमंत सोरेन है, कोर्ट ने उनको इसके लिए भी जमानत नहीं दी कि वो अपने चाचा के श्राद्ध में जाके शामिल हो सके। आज की घटना है, कोर्ट ने कहा है कि आप जा सकते हैं लेकिन आपको जमानत नहीं मिलेगी, जेल से ही सुरक्षाकर्मी आपको लेके जाएंगे, वहां आप कुछ बोलेंगे नहीं, उसमें भाग लेंगे और फिर जेल में चले आएंगे। तो अगर कोर्ट इतना सख्त है तो क्या लोग ये मान लेंगे कि वाकई वो कह रहे हैं कि मैं जो है आदिवासी हूं, इसके कारण मेरे विरुद्ध कार्रवाई हुआ है? क्या मान लेंगे? अब उसी प्रकार से इसी में आप मनीष सिसोदिया को शामिल कर लीजिए, सत्येंद्र जैन को शामिल कर लीजिए। सत्येंद्र जैन को तो फिर से जाना पड़ा है दोबारा, वो तो आ गए थे तो जाना पड़ा है। तो जो कोर्ट की अभी कार्रवाई है, इसलिए ये जितने केसेस हमारे सामने है, कोई दूसरे, ये तो संभव है कि कुछ दूसरी पार्टी के नेता जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो बचे हुई हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई हो, वो आवाज विपक्ष उठा रहा है। लेकिन जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, जो अरेस्ट हुए हैं, जिनकी संपत्तियां अरेस्ट हुई है, जनता ये मान रही है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं भी इनके चिल्लाने के बावजूद जनता बड़ी संख्या में इनके पक्ष में खड़ी होकर सड़कों पर नहीं उतर रही है। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल, झारखंड से लेकर दिल्ली तक दिखाई अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद ये उम्मीद थी कि दिल्ली में कोई बड़ा आंदोलन होगा। क्या हो पाया इस दिल्ली में? लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने नहीं करे, पुलिस तो रोकेगी ही। जब हमारा नेता, या हम मानते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी न होते हुए भ्रष्टाचारी, कोई आंदोलन पुलिस की वजह से रुकता नहीं है, वो लाठी चलाएगा, अरेस्ट करेगा, आंदोलन होगा। तो जब दिल्ली जैसे ऐसी जगह में जहां की आंदोलन करना आसान है, झारखंड तो मान लीजिए बड़ा क्षेत्र है, बिहार बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिम बंगाल बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जो दिल्ली में क्या कोई बड़ा आंदोलन हुआ? संदेश खाली की घटना में शुरू में लोगों ने जरूर कुछ आवाज उठाई थी, लेकिन बाद में वो अरेस्ट भी हुए हैं। क्या हो रहा है? तो इसलिए कह रहा हूं कि जनता भी कन्विंस नहीं है। अब इसलिए चुनाव में इसका क्या असर होगा ये तो मैं अभी नहीं कहूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध बीपी सिंह ने आवाज उठाई थी और बीपी सिंह को उस समय सफलता मिली थी। नरसिंह राव के शासनकाल में समूचे विपक्ष ने आवाज उठाई थी और 1996 में नरसिंह राव की सरकार चली गई थी। तो साल 2014 में भी बहुत बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बोफोर्स के खिलाफ माने सारे आवाज उठी थी, तो इसलिए कह रहा हूं कि इस बार उल्टा है, इस बार सरकार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। जो राज्य में सरकारें हैं जिन पार्टियों की, उन पर आरोप लग रहा है, या जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो भी पिछले कारण पकड़े जा रहे हैं। और अभी तक तो 2019 से लेकर के जितने चुनाव हुए हैं उनमें अधिकतर में वैसे स्थिति में बीजेपी को सफलता मिली है। जहां सफलता नहीं मिली है वहां ये कारण नहीं रहा है कि लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप को अस्वीकार कर दिया है, कई दूसरे कारणों से सफलता नहीं मिली है। तो 2024 इसके परे चला जाएगा, ये अभी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। आपको लगता है कि जरूर जो ट्रेंड है वो जारी रहेगा और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा लोगों के बीच कहीं ना कहीं बनता जा रहा है? मैं आप सभी के पास आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप सभी से इस पर आगे प्रतिक्रिया लूंगा, आगे पंचायत को जारी रखूंगा। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। जौनपुर से तो बड़ा खेल। स्वागत। ब्रेक के बाद हम पंचायत कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले पर जो लगातार कार्रवाई हो रही है। कमाल खान जी के पास, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के पास सीधे मैं चलता हूं। कमाल खान जी, ये एक सवाल जिस पर हम अभी बात कर रहे थे अवधेश जी से, कि जाहिर सी बात है कि भाई आप एक प्रमुख पार्टी हैं झारखंड में, तो आपके नेता, आपके कार्यकर्ता, आपके कुछ मतदाता, जो कैडर मतदाता भी होते हैं, उनके पास जब इस तरह की चीजें होती हैं तो कैसे उनको जाकर के आप कैसे कन्विंस करेंगे? झारखंड में जो आपका प्रचार है उसमें किस तरह से आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड के साथ इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? होती है ऐसी कोशिश? ऐसी कोई बात नहीं है सर। पूरे देश में लोग देख रहा है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से शासन चला रही है। वो जब देश में आई थी तो एक यूपीए की सरकार के
समय में इसने एक बड़ा एक स्क्रिप्ट लिखा कि 2G स्पेक्ट्रम का जो मामला था उसमें इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला दिखा करके देश के सत्ता पर काबिज हुए और ये बताने की कोशिश की है अपने दुष्प्रचार के माध्यम से कि हाँ हम जब देश में आएंगे तो काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देश देंगे और जो है महंगाई को कम करेंगे। तो उसके बाद तो 2019 का चुनाव हो गया ना बीच में। हाँ तो जनता देख चुकी है सर, इन्होंने लगातार जो है तो उल्टे ये सीटें बढ़ा गए 2019 के चुनाव में, उल्टा सीट उन्होंने बढ़ा लिया, इनको ज्यादा बहुमत मिल गए। होता है। अब मान लीजिए कि जनता को ये गुमराह करने में मान लीजिए कि अपने कामयाब हो रहे हैं, जनता हर बात को समझ रही है, देख रही है कि इन्हीं के शासन काल में जो भ्रष्टाचार मुक्त देश का सपना दिखाया था इन्होंने देश को, इन्हीं के वक्त में सारे भ्रष्टाचारी देश छोड़ करके भाग गए। यूपीए की सरकार में नहीं भागे, इन्होंने कुछ नहीं कर पाए। और यहाँ जब भी वो इलेक्शन जीतने का इनका जो मेन था, इन्होंने एक घटना कराया, वहां सेना के जवानों का हत्या करा करके ये सत्ता को संभाले हैं। ये देश अब देश की जनता जो है देख चुकी है। अच्छा, इन्होंने हत्या करवा दी सेना के जवानों की। आप तो भाई पत्रकार महोदय हैं, तो सब आपको जानकारी है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, हमारी जानकारी में ये बात नहीं है कि इन्होंने सेना के जवानों की हत्या करवा दी। आप कह रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। पुलवामा घटना किसके द्वारा आज तक कोई पता चला? हमें तो पता चला है, फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद की वहां नेशनल असेंबली में बोला था कि हमने करवाया, हमें गर्व है। हमें तो पता है उसके बारे में। आपके पास तो कानून है ना, आप लाइए ना, कोटा के तहत आप उनको अरेस्ट कीजिए ना। आप चल जाते हैं नवाज शरीफ के इस्लामाबाद जाएंगे अरेस्ट करने के लिए फवाद चौधरी को, ये कैसी बात कर रहे हैं? कानून है ना, इंटरनेशनल कानून के माध्यम से आप अपना बात रखिएगा ना। देश को तो अभी तक नहीं बताया कि ये जो RDX जो हुआ इतना जो किस तरह से आया, कि कैसे हमारे जवान शहीद कर दिए गए, गोली मार दी गई है। आप जो है पुलवामा के साजिश सुन लीजिए, देश सुन ले, पुलवामा के साजिश करता ऐसे ब्रिजभूषण यहाँ से अपराध करके उठा के गोली मार दी गई। एक बात और, यहाँ से अपराध करके जो दाऊद इब्राहिम गायब है उसको तो हम लोग आज तक नहीं लाए हैं, नहीं ला पाए हैं। जरूर ऐसे कॉम्प्लिकेशन है, फवाद चौधरी को कहां से पकड़ लाए? ठीक है, देखिए सर, दाऊद इब्राहिम के नाम पर इन्होंने खूब राजनीति किया कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो दाऊद इब्राहिम को लाऊंगा, तो क्यों नहीं लाए? जी, आपको कौन रोका है लाने के लिए? ठीक है, मैं धनंजय गिरी जी से पूछूंगा और बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, लौट करके फिर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और इस समय हम आपको ब्रेक के बाद स्वागत है, सीधे लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश के, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हैं। सीधे चलते हैं इस जनसभा में। NDA का परचम लहराएगा, डबल इंजन सरकार यहां के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। మిత్రులారా, అనకాపల్లిలో బెల్లం మరియు తెలుగు భాష రెండు అద్భుతమైనవి, మధురమైనవి. జూన్ 4వ తారీఖున ఈ తీయదనం మరింతగా పెరగబోతుందని మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వస్తుంది. అలాగే ఢిల్లీలో కూడా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం జెండా రెపరెపలాడబోతుంది. ఈ యొక్క డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం अभिवृद्धि కొత్త ఎత్తులకు తీసుకెళ్తుంది। साथियों, ये पहला चुनाव है जो विकसित आंध्र प्रदेश, विकसित भारत के विश्वास पर लड़ा जा रहा है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। आज पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। ये गौरव हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर रहा है। हमारे आंध्र प्रदेश से तो
बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय बाहर रहते हैं। अब वहां उनकी भी पहचान एक प्रकार से सम्मान से भरी हुई हो रही है। అభివృద్ధి చెందిన ఆంధ్రప్రదేశ్, అభివృద్ధి చెందిన భారత్ అనే విశ్వాసం పైన పోటీ జరుగుతున్న మొట్టమొదటి ఎన్నిక ఇది. ఈరోజు భారత్ ప్రపంచంలోనే 5వ అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా ఆవిర్భవించింది. ఈరోజు చంద్రమండలం దక్షిణ ధ్రువంపై మొట్టమొదటిసారి చేరిన దేశంగా భారతదేశం అవతరించింది. ఈరోజు మొత్తం ప్రపంచంలోనే భారతదేశం యొక్క గౌరవం పెరుగుతుంది. ఈ గౌరవం ప్రతి భారతీయుడు ఛాతీ గర్వంతో ఉప్పొంగేలా చేస్తుంది. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి అనేక మంది ప్రవాస భారతీయులు అధిక సంఖ్యలో బయట నివసిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకి గుర్తింపు గౌరవం దక్కుతుంది. साथियों, पहले नेता वोट मांगने जाते थे तो जनता काम का हिसाब पूछती थी, लेकिन अब मोदी हिसाब देता है और जनता मुहर लगाती है। यहां अनकापल्ली से आनंदपुरम तक 6 लेन का हाईवे बना है। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। 2014 तक आंध्र प्रदेश में 4000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। आज करीब करीब 9000 किलोमीटर हाईवेज आंध्र प्रदेश में है। మిత్రులారా, ఇంతకుముందు నాయకులు ఓట్లు అడిగితే ప్రజలు వాళ్ళని చేసిన పనుల యొక్క చిట్టా అడిగేవారు. కానీ ఇప్పుడు మోడీ తన పనుల చిట్టాని ప్రజలకు ఇస్తున్నారు. ప్రజలందరూ కూడా దాన్ని ఆమోదిస్తున్నారు. ఇక్కడ అనకాపల్లి నుండి అనంతపురం వరకు 6 రోడ్ల జాతీయ రహదారి నిర్మించాం. రాయపూర్ నుండి విశాఖపట్నం వరకు ఎక్స్ప్రెస్ హైవేని నిర్మాణంలో ఉంది. అలాగే కలకత్తా నుంచి చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ హైవే ఈ యొక్క ప్రాంతం నుంచి వెళ్తుంది. 2014 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేవలం 4000 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారి ఉండేది. ఇవాళ 8000 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. ఆ విధంగా మారిందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश के युवाओं के लिए काम कर रही है। यहां IIITDM कर्नूल, IIT तिरुपति, आइसर तिरुपति जैसे संस्थान बन गए हैं। विशाखापट्टनम में IIM की स्थापना हुई है। यहां युवाओं के लिए पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी खोली गई है। पुदीमड़ाका में ग्रीन एनर्जी पार्क को भी मंजूरी दी गई है। नक्कापल्ली में बल्क ड्रग पार्क शुरू करने के लिए 1000 करोड़ की मदद दी गई है। इससे यहां निवेश बढ़ेगा और फार्मा सेक्टर में रोजगार पैदा होगा। మిత్రులారా, కేంద్రంలో ఉన్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ యువత కోసం పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ IIIT కర్నూల్, ఐఐటి, ఐఏఎస్ఆర్ తిరుపతి అటువంటి సంస్థలు స్థాపించడం జరిగింది. విశాఖపట్నంలో ఐఐఎం స్థాపించబడింది. ఇక్కడ యువకుల కోసం పెట్రోలియం విశ్వవిద్యాలయం ప్రారంభించబడింది. పూడిమడకలో గ్రీన్ ఎనర్జీ పార్క్ ఆమోదించబడింది. నెక్కపల్లిలో బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ ప్రారంభించేందుకు 1000 కోట్ల సాయం అందించడం అయింది. దీనివల్ల ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి మరియు ఫార్మా రంగానికి ఉపాధి లభిస్తుంది. साथियों, अगर केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में इतना काम कर सकती है तो वाईएसआर कांग्रेस, उनकी सरकार क्यों नहीं कर सकती?
बीजेपी का मंत्र है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। वाईएसआर कांग्रेस का मंत्र है करप्शन, करप्शन, करप्शन। ये विकास के हर कार्य में ब्रेक लगा रहे हैं। हमने विशाखापट्टनम को अलग रेलवे जोन बनाने की मंजूरी दी। सीधा प्रसारण आप अनकापल्ली से देख रहे थे। आंध्र प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, शिक्षण संस्थानों को लेकर काम किया, उसका विशेष रूप से उल्लेख कर रहे थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के करप्शन पर हमला भी कर रहे थे। ये याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों साथ साथ हो रहे हैं। लौटते आज 5 की पंचायत पर, और 5 की पंचायत में आज हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार ही था, जिस पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय गिरी जी, कमाल खान जी और अवधेश जी भी हमारे साथ हैं। मैं सीधे धनंजय जी के पास चलता हूं। धनंजय जी, जो बातें हैं कि लोगों के बीच ये कितना बड़ा मुद्दा बनाने में आप कामयाब रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार उठा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता भी इस मुद्दे को इतने ही जोर शोर से उठा रहे हैं क्या? लालचंद जी, मैं अभी आपकी सौजन्य से अभी दूरदर्शन पे आपके देख रहा था। प्रधानमंत्री कह रहे थे बीजेपी का मतलब है विकास, विकास और सिर्फ विकास, और इंडिया अलायंस का मतलब है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। अब आप देखिए, मशीनें जा रही हैं थक, नोट गिनते गिनते, और जनता है हकबक। कमाल खान जी कमाल की बातें कर रहे हैं। वो पाकिस्तान चले जा रहे हैं, सब जगह चले जा रहे हैं। मोटे तौर पे भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी अगर है तो भ्रष्टाचार के लिए ही आई होगी। राजनीति को धंधा समझने वाले लोगों के साथ यही दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस के बाकी दल हो, उन लोगों ने राजनीति को इसी तरह का कंडा अपना लिया है। और कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस तो करप्शन का पर्याय बन चुकी, और इसीलिए इस देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। हमारे साथ अब इस समय कांग्रेस समर्थक हैं भी नहीं, ताकि उनसे कोई रिएक्शन ले पाते, वो तो चले गए हैं। लेकिन अवधेश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो उम्मीद बनती है क्या कि कल को एक साफ सुथरा सिस्टम हमारे देशवासियों को मिल सकता है अगर ऐसी इस तरह से कार्रवाई होती रही? निश्चित उम्मीद बनती है कि पहले इस प्रकार से ईडी जैसा डिपार्टमेंट, जिसमें कोई अफसर जाता था तो मानता था कि सनटिंग में आ गए हैं। आपने पहले ईडी को इतना महत्वपूर्ण देखा था? तो सरकार का इकबाल होता है। पहले लोग ज्यादा सीबीआई का नाम, सीबीआई से नकदी लेन देन इतना देश में हो रहा था कि आपको एक घर लेना है तो कहा जाता है इतना कैश दे दो, इतना दे दो। तो अब ईडी के भय से इन सब चीजों में कटौती हुई है। लेकिन ये भारत में लंबे समय के शासन काल में भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि अभी उसकी सफाई में समय लगेगा। लेकिन सफाई होगी। इसी नोट पर आज की पंचायत को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, कमाल खान साहब जोड़ करके अपनी बातें रखने के लिए, और अवधेश जी स्टूडियो में आकर के अपनी बातें रखने के लिए। तो आज 5 की पंचायत में बात यही है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का आम तौर पर जनता तो स्वागत कर रही है, और जैसा अवधेश जी ने कहा भी कि उम्मीद बंधती है अगर इसी तरह से कार्रवाई होती रही, एक दिन एकाएक तो एक रात में तो सुधार नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे करके ये सिस्टम सुधरेगा। और भ्रष्टाचार नाम का दीमक जो हमारे देश को चाट रहा है, उससे हम उम्मीद करें, उस पर काम भी करें कि हमारे देश को इससे छुटकारा मिले। आज 5 की पंचायत में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।